नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सोनिया गांधी से आज भी ईडी कई घंटे तक पूछताछ की, लेकिन खबर है कि कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है जिसके आधार पर सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जाए या उन पर मुकदमा चलाया जाए। आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि आप देख ही रहे हैं कि आज सोनिया गांधी को तीसरी बार ईडी ने अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे कई घंटे पूछताछ किया। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आए थे। प्रियंका गांधी उनकी दवाओं का बंदोबस्त करती हैं, देख रेख करती हैं, कौन दवा किस टाइम लेना है। और उसके साथ ही ईडी ने एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की थी, जहां पर सोनिया गांधी बयान दे रही थी या सवालों का जवाब दे रही थी। वहां पर एक डॉक्टर भी बैठा हुआ था उनकी सेहत की निगरानी करने के लिए। अभी अभी सोनिया गांधी कोरोना से मुक्त हुई हैं, कोरोना से ठीक हुई हैं। और कोरोना जब उनको हुआ था कुछ समय पहले, तभी ईडी की नोटिस उनके पास पहुंच गई थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक होने के बाद हम जरूर ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक बीमार नेता और राष्ट्रीय स्तर का नेता, जिसके समय में 2 बार कांग्रेस की जीत हुई है और दोनों बार 5 साल तक कांग्रेस सरकार चली। उस समय कहा जाता था कि सोनिया गांधी के पास रिमोट कंट्रोल है, प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत। आज के सत्ता दल को लगता है कि उन 10 सालों में सोनिया गांधी ने इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है जिसका हिसाब किताब ईडी के पास होना चाहिए। और जितना भी जायज नाजायज तरीके से सोनिया गांधी ने संपत्ति अर्जित की है, राहुल गांधी ने संपत्ति अर्जित की है, उसका खुलासा होना चाहिए। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे सीआईडी पड़ी। हालांकि आज से नहीं पड़ी है, 2014 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले केस को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तभी से पूछताछ चल रही है, तभी से यह मामला चल रहा है। लेकिन यह मामला 8 सालों तक सॉल्व नहीं हो सका, हल नहीं हो सका, और उसे अब हल करने के लिए ईडी कोशिशें कर रहा है। ईडी किसके इशारे पर कर रहा है, ईडी क्यों ऐसा कर रहा है, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस पर नरेंद्र मोदी की कुदृष्टि पड़ती है, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से या सबक सिखाने की नीयत से, जिसे प्रधानमंत्री चाहते हैं उसे ईडी के हवाले कर देते हैं, इनकम टैक्स के हवाले कर देते हैं, सीबीआई के हवाले कर देते हैं। ये आज की बात नहीं है, 2014 से ये खेल हो रहा है। और अब इस खेल का दायरा बढ़ गया है और पूरा का पूरा विपक्ष इस खेल का शिकार हो चुका है। आप बताएं कि कौन सा ऐसा बड़ा नेता है विपक्ष में जिसके खिलाफ सीबीआई में मामले नहीं चल रहे हैं, ईडी में मामले नहीं चल रहे हैं, इनकम टैक्स के मामले नहीं चल रहे हैं। शायद आप नहीं बता पाएंगे, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो। जितने भी विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, सबके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी का हाथ है। और भारत सरकार यानी मोदी सरकार को डरवाने का, जेल में बंद करने का बहुत बड़ा हथियार है सीबीआई, ईडी और आईटी। मायावती की राजनीति ही खत्म हो गई है, चुनाव ढंग से नहीं लड़ सकी, उत्तर प्रदेश का खुल करके नहीं बोल सकी,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उन्होंने काम किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो चुनाव ढंग से लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती, और जब भारतीय जनता पार्टी का खुलासा करती तो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती थी। इसलिए पहले ही डरवा करके रख दिया गया मायावती को, अगर मुंह खोला तो ईडी सीबीआई सब अपनी अपनी फाइलें खोल देंगे और उसके बाद तुम्हारी जगह जेल में ही होगी। इसी डर से वो मुंह नहीं खोली और चुनाव नहीं लड़ी। इसका नतीजा हुआ कि सिर्फ एक सीट आती है बहुजन समाज पार्टी की, जो बहुजन समाज पार्टी 2007 में पर्याप्त सीट लेकर के जीत की मार्जिन को पा लिया था, और जीत की मार्जिन से भी 4-5 सीटें अधिक थी। वही बहुजन समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट लाती। तो इसकी वजह है सीबीआई, ईडी और प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक पूर्वाग्रह। अगर प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए जो साजिश रचे हुए हैं और उसे अंजाम दे रहे हैं कि विपक्ष को खत्म कर दीजिए और हमेशा अपना शासन बना रहे, केंद्र में भी और राज्य में भी, बस उसी को अंजाम देने में लगे हुए हैं। उसी को अंजाम देने के पीछे सोनिया गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, उसी को अंजाम देने के पीछे राहुल गांधी को अंजाम बनाया जा रहा है। और नेशनल हेराल्ड का मामला तो एक बहाना है। दरअसल नेशनल हेराल्ड के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति दिनों दिन अगर वो सक्रिय है तो उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता ही है। सोनिया गांधी के पास भी प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी के पास भी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में कुछ समय ऐसा आया कि इसमें उछाल आ गया, और उसी उछाल को हथियार बना करके, उसी उछाल पर सवाल खड़े करके ईडी इन्हें घेर रही है। 2004 में कुछ लाख रुपए इनके पास थे, 2009 में बढ़ करके कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं, और 2014 तक उसके बाद सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी 11 करोड़ 82 लाख के आसपास हो जाती है। अब ईडी को बहाना मिल गया है कि जहां सोनिया गांधी 2004 में लखपति थी, 2009 में करोड़पति हुई, और 2014 और उसके बाद इतनी संपत्ति बढ़ गई कि 11 करोड़ 82 लाख हो गई। और इसी दौर में राहुल गांधी की प्रॉपर्टी सोनिया गांधी से भी ज्यादा लगभग 15 करोड़ 85 लाख तक पहुंच जाती है। और शुरू में उनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम था। बस इसी चीज का बहाना बना करके सीबीआई नहीं, ईडी इनके पीछे पड़ी है। और नरेंद्र मोदी ने जिन पूर्वाग्रहों को, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से यह कार्रवाई कर रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी से नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिए हैं। और उस विपक्ष में लालू यादव भी हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी हैं, शरद यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। जितने भी विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, सब इनके शिकंजे में कसे हुए। तो साथियों, सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये आर्थिक अपराधी हैं और इन आर्थिक अपराधियों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई करना अच्छी बात है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र में जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो या संगीन मामलों के आपराधिक क्रिमिनल्स हो, सबको सजा मिलनी ही चाहिए। चाहे फौजदारी के हो, दीवानी, जिस भी मामले के हो, सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये सजा एक तरफा क्यों मिलती है? क्या सिर्फ विपक्ष में ही बैठे हुए हैं अपराधी? सत्ता पक्ष में अपराधियों की कमी नहीं है। अगर आप निष्पक्ष ढंग से एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उन एजेंसियों का प्रयोग सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए भी तो होना चाहिए। आपको मालूम हो कि संसद में जितने भी सांसद हैं,
चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी भी दल के हों, इनमें एक बड़ी संख्या में अपराधी मौजूद हैं। किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप है, किसी के ऊपर डकैती का, किसी के ऊपर मतलब कि उन्होंने संपत्तियों को हड़प लिया है लोगों के, इसका है आरोप। इस तरह से जितने भी क्राइम होते हैं, हर क्राइम को करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय सांसद महोदय और सभी पार्टियों में। और कार्रवाई होती है सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ, और समूचे विपक्ष को खत्म करने की, इसी बहाने खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है? नरेंद्र मोदी को लगता है कि जितनी महंगाई, महामारी की वजह से बहुत से ऐसे कारण है, बहुत से ऐसे एंटी इनकम्बेंसी के कारण है, जिससे कि 2024 में उनकी हार हो सकती है। हार ही नहीं, बुरी तरह से हार हो सकती है। और जब विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा या विपक्ष को जर्जर कर दिया जाएगा, तो विपक्ष के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ सकेगा। और यह भी कोशिश हो सकती है या हो रही होगी कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए तो चुनाव लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, सबको जेलों में ठूस दिया जाए किसी न किसी बहाने, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने, किसी को धोखाधड़ी के बहाने, किसी को दूसरे आपराधिक आरोपों में, सबको अगर जेल में ठूस दिया जाए तो कोई चुनाव लड़ने वाला बचेगा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक पूर्वाग्रह है एजेंसियों का इस्तेमाल करने और उन्हें उनका दुरुपयोग करने और लोकतंत्र को, विपक्ष को खत्म करने का मतलब कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और लोकतंत्र को खत्म करना, विपक्ष को खत्म करना निश्चित रूप से असंवैधानिक माना जा सकता है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, विपक्ष को खत्म करना चाहता है, तो क्या कहा जा सकता है? हमारे देश की आज क्या हालत हो गई है? चौतरफा हमारे ऊपर संकट है। आर्थिक संकट अलग से है, सांप्रदायिक संकट अलग से है, महंगाई का संकट अलग से है, महामारी का संकट अलग से है। इतने सारे संकट इकट्ठा हो गए हैं और एक और संकट ला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ और इस देश के मतदाताओं के खिलाफ। तो साथियों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी निश्चित रूप से अपराधी होंगे, उन्होंने अपराध किया होगा। और इस लोकतंत्र में, इस देश में, इस राष्ट्र में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी तरक्की नहीं चाहता है, जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना नहीं चाहता? लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसे हर साल ITR फाइल करना होता है और अपने आय का, व्यय का ईमानदारी से ब्यौरा देना होता है। और वो ब्यौरा सोनिया गांधी ने दिया है, राहुल गांधी ने दिया है। और उस ब्यौरे के तहत ईडी को इन 8 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया कि सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, सोनिया गांधी और राहुल की गिरफ्तारी की जाए। अगर ईडी को ऐसे साक्ष्य मिलते जिसके बल पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो चूकते नहीं। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो ईडी और CBI और जितनी एजेंसियां हैं सब कर चुकी होती। इसका मतलब है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपराधी नहीं है। अगर अपराधी होते तो इनका अपराध जरूर पकड़ में आता, और जब अपराध पकड़ में आता तो नरेंद्र मोदी इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तो साथियों, आज भी ईडी ने पूछताछ की है। अब ये पूछताछ तो सार्वजनिक होती नहीं है, ईडी के दफ्तर में होती है। मोनिका शर्मा नाम के एक अधिकारी जो कि ईडी की अधिकारी हैं, उन्होंने पूछताछ किया। एडिशनल डायरेक्टर हैं ईडी में, और कल उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके पहले 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो क्या सवाल उठता है कि आज के बाद भी उन्हें बुलाया जाएगा?
या सिर्फ डरवाने के लिए या सिर्फ मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए कि राजनीति में कमजोर पड़ जाए और राजनीति करना ही बंद कर दें और जो उनके मुख्य विपक्षी मुख्य विरोधी दल कांग्रेस है उसका खात्मा हो जाए। तो उसके खात्मे के बारे में, उसके अस्तित्व को नकारने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं सोच रहे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वो कांग्रेस के धुर विरोधी हैं और नेहरू जी के पीछे पड़े हुए हैं। वंशवाद का आरोप लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे कांग्रेस के इतिहास को कटघरे में खड़ा करते हैं और जिस तरह से नेहरू का कद पटेल के कद से छोटा दिखाते हैं और पटेल का कद बड़ा दिखाते हैं और उसके लिए आकाश चुंबी गगन चुंबी मूर्ति बनाते हैं सरदार सरोवर बांध पर, वह भी किसी से छुपा नहीं है। और यह मूर्ति कितने की बनी है, कब बनी है, इसमें कितना घोटाला हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं। तो साथियों, अभी तक तो सिर्फ नेहरू इंदिरा ही नरेंद्र मोदी के निशाने पर थे, जो कि इतिहास का विषय हो चुके हैं। उनका अस्तित्व नहीं है, उनकी मौतें हो चुकी है बहुत समय पहले। और उन्हें इंदिरा गांधी की सराहना करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हें दुर्गा की उपाधि दिया था जब 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की बहुत सराहना किया था और उन्हें दुर्गा और चंडी की उपाधि से नवाजा था। सिर्फ इंदिरा को ही नहीं बल्कि नेहरू की भी भूरी प्रशंसा किया था। उन्होंने जिन कंपनियों को ईजाद किया और जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं को ला करके देश के विकास के लिए काम किया, उसकी तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी भी किया करते थे। लेकिन आज के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नेहरू जी, इंदिरा जी और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब को अपराधी और उनको इतिहास का अपराधी और इनको वर्तमान का अपराधी साबित करने पर तुले हुए। वंशवाद का जो आरोप कांग्रेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं, तुरंत लोग सवाल पूछते हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे बन गए। और भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं में वे भी शुमार हैं जिनके कि बाप दादे भी भारतीय जनता पार्टी में थे या कांग्रेस में थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी खुद वंशवाद को बढ़ावा दे रही है तो वो कौन होती है कांग्रेस के वंशवाद को उजागर करने के लिए, या लोगों को कांग्रेस के वंशवाद के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो बात सही है कि मोतीलाल नेहरू से लेकर के नेहरू तक, नेहरू से लेकर के इंदिरा, इंदिरा जी से लेकर के राजीव गांधी, राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक किस तरह से वंशवाद चलता रहा है, फलता फूलता रहा है कांग्रेस में, इसे सारा देश जानता है। और इसे जानने के बावजूद 2004 में और 2009 में देश की जनता ने उन्हें चुना है, अपना प्रधानमंत्री चुना है और उनका शासन चला। और उस दौरान जिस तरह से विश्व में मंदी का दौर आया था, उस मंदी के दौर से देश को उबारने में सराहनीय काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो साथियों, सवाल ये नहीं है कि इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही। सवाल ये है कि आज तक मिला क्या है, और अगर मिला है तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया और उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला गया। और अगर उन्हें जेल में नहीं डाला जा रहा है, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और सिर्फ डरवाने के लिए एजेंसियों के सामने उन्हें बुलाया जा रहा है और उनकी बदनामी कराई जा रही है, तो और विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस बात का जवाब इस सवाल का जवाब देना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरे, जब सत्ता बदलती है तब मुकदमों में
जो मुकदमे दब गए होते हैं या पीछे छूट गए होते हैं या बंद कर दिए गए होते हैं, क्लोज कर दिए गए होते हैं, वे मुकदमे फिर से खुलते हैं। तो हम एक सवाल पूछते हैं आज की सत्ता से, आज के कानून से और आज के सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह से 2014 के पहले नेशनल हेराल्ड केस पर कार्रवाई हुई थी और उसे बंद कर दिया गया था, कुछ मिला ही नहीं तो बंद कर दिया गया था। 2014 के बाद बहुत कुछ मिल गया कि 2022 तक उस पर नेताओं को बुलाया जा रहा है। सोनिया गांधी जैसे बीमार नेता को, राहुल गांधी जैसे नेता को बुलाया जा रहा है और घंटों पूछताछ की जा रही है और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या जब मोदी सत्ता बदलेगी तो गुजरात की फाइल फिर से खुलेगी? और जिस तरह से गुजरात में लीपापोती किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका खुलासा नए सिरे से होगा, नए सिरे से जांच होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडित किया जाएगा? जिस तरह से कि नेशनल हेराल्ड की फाइल खोली गई है, एक बार चैप्टर को बंद कर दिया जाता है, दूसरी बार खोला जाता है। दूसरा सवाल यह है कि अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, आरोप है कि इन्होंने सीबीआई जज लोया की हत्या करवाई थी और दिखाया यह गया कि आत्महत्या किया था उन्होंने या उनके हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई थी और यह फाइल भी बंद कर दी गई है। तो सवाल उठता है कि जब कभी सरकार केंद्र में बदलेगी और नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह की सोच के लोग सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका मंत्रिमंडल बनेगा, तो क्या जज लोया की फाइल फिर से खुलेगी और दोषी की तलाश की जाएगी और उन दोषियों को सजा दी जाएगी? अगर इसका सवाल गलत है तो आप बताइए और सही है तब भी आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि जो बदले की भावना से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से मोदी सरकार काम कर रही है, तो क्या यही प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र में बदले की भावना अपने से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से हमारे वरिष्ठ नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है या करने वाली है और बड़े बड़े नेताओं को नपुंसक बना दिया है, तो उसके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए समय आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे।